नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन में पुतिन ने फाइनल वॉर शुरू कर दी। आतंकी संगठनों की वजह से अमेरिका तालिबान का तख्ता पलट कर सकता है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में बिजली फिर महंगी हो गई। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक कर दिया है। एक साथ यूक्रेन पर 81 मिसाइलें, 8 शाहिद ड्रोन दागे गए हैं। यह इतना बड़ा हमला है जैसा यूक्रेन ने 1 साल की जंग में नहीं देखा है। इसी वजह से इसे यूक्रेन पर रूस का फाइनल अटैक माना जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के किसी एक आध इलाके को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उसकी राजधानी कीव से लेकर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम हर दिशा में हमला किया है। हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन के बड़े हिस्से की बिजली भी चली गई है। यहां तक कि यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बत्ती गुल हो गई है। यानी पुतिन का सब्र अब जवाब दे गया है। वो यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर अपना 1 साल लगा चुके हैं और फिर भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा है। ऐसे में अब वो यूक्रेन पर अपना इससे ज्यादा वक्त, पैसा और ताकत शायद जायद नहीं करना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने रात के अंधेरे में चुपके से यूक्रेन पर एक के बाद एक 81 मिसाइलें छोड़कर उस पर फाइनल अटैक कर दिया। और जब पूरा यूक्रेन सो रहा था तब पुतिन ने घात लगाकर उस पर आसमान से मौत बरसा दी। रातों रात राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 81 मिसाइलें दागी गईं। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि रूस ने उस पर ईरान से मिले 8 शाहिद ड्रोन भी फायर किए। ये इतना भयानक हमला था कि उससे मुकाबला करने के लिए जुटी यूक्रेन की एयरफोर्स तक ने कह दिया कि उसने पुतिन का ऐसा वार कभी नहीं देखा। क्योंकि पुतिन ने इस बार यूक्रेन पर रत्ती भर का रहम नहीं खाया। ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने एक साथ अलग अलग किस्म की मिसाइलें यूक्रेन पर चलाईं। पुतिन ने अपने जखीरे से चुन चुन कर सबसे घातक हथियार निकाले और यूक्रेन पर फायर कर दिए, जिनमें S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलों से लेकर कैलिब्र क्रूज मिसाइलें तक शामिल रहीं। इतना ही नहीं, पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्रों में एक मानी जाने वाली किंजल जैसी परमाणु बम फोड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तक ने यूक्रेन को छलनी कर दिया। यानी पुतिन ने उन मिसाइलों को अपना हथियार बनाया जिनका तोड़ यूक्रेन के पास मौजूद ही नहीं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि मिसाइल दागने के लिए रूस ने लंबी रेंज से लेकर MiG-21 जैसे अलग अलग विमान इस्तेमाल किए। जिसके बाद जब सुबह हुई तो पूरे के पूरे कीव के आसमान पर काले धुएं का कब्जा दिखा। उगता सूरज भी उस धुएं में ढक गया। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में जमीन पर मिसाइल के टुकड़े पड़े नजर आए। वहाँ एक इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर दिखे। सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो जैसे जिंदा लाश बन गईं। और ये सब तब हुआ जब दुनिया भर के मीडिया में ज़ेलेंस्की की बहादुरी का किस्सा छाया हुआ था। सब यूक्रेन के जंग जीत जाने के कयास लगा रहे थे, क्योंकि रूस की सेना के यूक्रेन के पूर्व में मौजूद बखमुत शहर के अंदर घुसने के बाद ज़ेलेंस्की ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तक कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने बखमुत में बाजी ही पलट दी है। पुतिन ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को बखमुत में बिजी देख यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर धावा बोल दिया और कीव, खार्किव, नीप्रो, ज़ापोरिज़िया, ओदेसा, लवीव और ज़तोमर जैसे शहरों पर मिसाइलें लॉन्च कर दी। यानी यूक्रेन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिसे रूस ने छोड़ा हो। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस का डटकर मुकाबला करने का दावा किया और कहा कि उसकी एयरफोर्स ने रूस की 34 क्रूज मिसाइलें मार गिराईं। लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई और रिहायशी इलाकों के साथ ही यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाया, जिससे यूक्रेन के शहरों की बत्ती गुल हो गई। यहां तक कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली भी चली गई। अब उसे जनरेटरों के सहारे किसी तरह इमरजेंसी मोड में ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर परमाणु प्लांट बंद हुआ तो वहां परमाणु हादसा हो सकता है। ऐसा हादसा जिसके बाद सिर्फ यूक्रेन ही मौत की नींद नहीं सोएगा, बल्कि पूरा का पूरा यूरोप इस जंग का शिकार बन जाएगा। उधर रूस की ओर से बयान आया कि यूक्रेन मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने जा रहा है। यानी युद्ध की आग धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने वाली है। मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। और रूस के बयान से लगता है कि यूक्रेन के बाद यूरोप के बाकी हिस्सों में जंग की शुरुआत इसी इलाके से होगी, क्योंकि यूक्रेन वहां हमले की तैयारी में है। रूस की ओर से 24 फरवरी यानी यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर ही यह संकेत दे दिया गया था। और उसके ताजा बयान ने बता दिया कि यूक्रेन जंग की चपेट में यूरोप के दूसरे देश भी आने वाले हैं, क्योंकि रूस का बयान आया कि कीव ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक करने वाला है, जिसके बाद युद्ध की आग पूरे यूरोप में फैलने लगेगी।
क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। और अगर यूक्रेन ने मोल्दोवा के इस इलाके में सेना भेजी तो उसका सामना रूस के सैनिकों से होना तय है, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस का समर्थन करने वाले लोगों की रक्षा करेगा, क्योंकि यूक्रेन लगातार वहां हमले की धमकी दे रहा है। वैसे मोल्दोवा 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है और जंग के बाद उसकी मदद कर रहा है, लेकिन मोल्दोवा के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस का समर्थन करने वाले संगठनों का कब्जा है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्दोवा का होकर भी नहीं होने देते और यूक्रेन की परेशानी का कारण बन जाते हैं। और इसीलिए रूस के विदेश मंत्रालय को लगता है कि कीव बहुत जल्द ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक करेगा। यूक्रेन जंग के कुछ दिन बाद से ही मोल्दोवा की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि कई खबरों में दावा किया गया कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा है। खुद मोल्दोवा की सरकार ने इशारों में ये बात मानी है और दुनिया को बताया कि मोल्दोवा डर के साए में जी रहा है। मोल्दोवा करीब 30 साल से नाटो के साथ मिलकर काम कर रहा है, हालांकि वो उसका औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो की ओर से उसे सुरक्षा का भरोसा दिया जा चुका है। और रूस के इस नए अलर्ट के बाद एक बार फिर नेटो चीफ का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोल्दोवा को रूस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन में ही ठीक से जंग नहीं लड़ पा रहा। यानी नेटो मोल्दोवा के साथ खड़ा हो गया। जबकि रूस ने दावा किया कि वो नहीं बल्कि यूक्रेन मोल्दोवा के एक हिस्से पर हमला करेगा, जिसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने समंदर में जंग के लिए परमाणु पनडुब्बियां भेजी हैं, जो काला सागर में आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्द यूरोप के कई देशों के नजदीक पहुंच जाएंगी, क्योंकि काला सागर की सीमा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया जैसे देशों से लगती है। काला सागर के किनारे बसे जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया नेटो का हिस्सा है, यानी रूस की पनडुब्बियां नेटो देशों के नजदीक पहुंच रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने रूस की पनडुब्बियों के अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंचने का भी दावा किया, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। यानी केवल मोल्दोवा नहीं बल्कि अमेरिका, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया जैसे देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन ये बता चुके हैं कि उनके कब्जे वाले या फिर उनके समर्थन से चलने वाले इलाकों पर वो किसी को दखल नहीं देने देंगे। और इस बार लग रहा है कि नंबर मोल्दोवा का है, क्योंकि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा। जानकार इसे अमेरिका के लिए भी खतरा मान रहे हैं, क्योंकि यूरोप में कुछ भी हुआ तो अमेरिका पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी तिहाड़ जेल के भीतर पूछताछ के बाद हुई, जिसमें उनसे ईडी ने 8 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सवाल जवाब किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सिसोदिया को जेल में ही रखने की साजिश का आरोप लगाया। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अब ईरान के निशाने पर ब्रिटेन समेत यूरोप के दूसरे कई देश हैं। खबर के मुताबिक ईरान इन देशों पर हमला करने के लिए तेजी से बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि अब तक उसके निशाने पर सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही थे। लेकिन ब्रिटेन के मीडिया ने यह दावा कर दिया कि जल्द ही ईरान ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है, जबकि इस वक्त उसकी अमेरिका और इजराइल से ठनी हुई है। इजराइल तो कई बार ईरान पर हमले की धमकी भी दे चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अब ईरान पर वार करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है और ऐसा करने के बाद वो अमेरिका और इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लेकिन ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ईरान के परमाणु बम से ज्यादा खतरा उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों से है, और वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से ही ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ईरान अपनी इन मिसाइलों की क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है, ताकि वो लंबी दूरी तक मार कर सकें। क्योंकि अभी उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, उनकी रेंज सिर्फ 1500 किलोमीटर ही बताई जाती है। यानी ईरान चाहे भी तो ब्रिटेन को निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रिटेन ईरान से करीब 5000 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर ईरान को उसके ऊपर मिसाइलों से हमला बोलना है तो उसे उनकी क्षमता कई गुना बढ़ानी होगी। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ईरान इस काम में तेजी से जुटा हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन भी ईरान को परमाणु बम से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। वो साफ कह चुका है कि ईरान नहीं माना तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। और ब्रिटेन की उस धमकी से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो पहले ही ब्रिटेन से चिढ़ा बैठा है। ईरान का आरोप है कि ब्रिटेन ने उसके यहां हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को भड़काया था, जिसके बाद ईरान ने भी ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दावा है इसीलिए वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा, ताकि ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों पर एक साथ हमला बोला जा सके, क्योंकि ईरान भी जानता है कि देर सवेर ये देश मिलकर उसे निशाना बनाएंगे। रूस का साथ देने की वजह से ईरान उनकी नजरों में गड़ा हुआ है। उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिया, जिसने यूक्रेन में तबाही मचा दी। इसके साथ ही वो मिसाइलें भी रूस भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान भारी मात्रा में गोले और रॉकेट भी रूस को देने जा रहा है। खबर के मुताबिक इसी वजह से ईरान के दुश्मन बढ़ गए, जिसके बाद वो अपने ऊपर हमला होने से पहले ही वार करने की तैयारी कर रहा है।
इधर ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 11 मार्च को पेश होने को कहा। इससे पहले के कविता ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 7 दिन की छूट मांगी थी, लेकिन 7 दिन की छूट देने से ईडी ने इनकार कर दिया। अब आबकारी घोटाला मामले में के कविता को 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होना होगा। इस मामले में ईडी ने एक दिन पहले ही के कविता को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने ईडी से 7 दिन का वक्त मांगा था। उधर पाकिस्तानी तालिबान ने बलूचिस्तान में उसके खिलाफ लड़ने वाली बलूचिस्तान लेवीज फोर्स को चेतावनी दे डाली। उसने उसे एक संदेश भेजा जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है, जिसमें बलूचिस्तान लेवीज फोर्स से 2 टूक कहा गया कि वो पाकिस्तान की सेना की ओर से ना लड़े, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान नहीं चाहते कि बलूचिस्तान लेवीज फोर्स पाकिस्तान की सेना या फिर आईएसआई का साथ दे और बलूचिस्तान में उनके खिलाफ लड़े। न्यूज 18 के पास तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, उनकी ओर से बलूचिस्तान लेवीज फोर्स को भेजे गए इस संदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें बलूचिस्तान लेवीज फोर्स को पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का साथ देने से रोका गया। और बलूचिस्तान लेवीज फोर्स को चेतावनी दी गई कि अगर उसने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया तो पाकिस्तानी तालिबान उस पर हमला कर देंगे, जिसके लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने मुजाहिदीन भेजेगा, जो बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के लोगों को चुन चुन कर मारेंगे। ये फोर्स बलूचिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान से लगातार लोहा ले रही है। उसने कुछ आतंकवादियों को मारने और कुछ को जिंदा पकड़ने का दावा भी किया, जिनमें एक की गिरफ्तारी का वीडियो हाल ही में जारी किया गया। न्यूज 18 को वो वीडियो भी मिला जिसमें बलूचिस्तान लेवीज फोर्स का एक अफसर पकड़े गए आतंकी के गुनाहों को गिनवाता नजर आया। कत्ल, रोड डकैती, अगवा बरतावान, चोरी, यानी मैं कहूं कि कोई क्राइम हो वो इस बंदे ने कमिट किया। यही नहीं, कुछ दिन पहले ही इस फोर्स ने पाकिस्तानी तालिबान के एक आतंकी को मार गिराया था, जिसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी तालिबान ने की थी। माना जा रहा है कि बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के इसी ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से पाकिस्तानी तालिबान बौखला गए और उन्होंने बलूचिस्तान लेवीज फोर्स को चेतावनी भरा संदेश जारी कर दिया, क्योंकि ये फोर्स बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार का बहुत बड़ा सहारा है। और न्यूज 18 को जानकारी मिली कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान लेवीज फोर्स को आतंकियों से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा का जिम्मा भी इसी को सौंपा गया है। यानी पाकिस्तान की सरकार इस फोर्स का खूब इस्तेमाल करती है, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, जिनसे ये फोर्स लड़ती भी है और उनके आतंकियों को मारती भी है। न्यूज 18 को पता चला कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में इस फोर्स को पाकिस्तानी तालिबान के सामने खड़ा करना चाहती है। लेकिन न्यूज 18 को जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता चली वो ये कि बलूचिस्तान लेवीज फोर्स में ज्यादातर भर्ती स्थानीय लोगों की होती है, यानी बलूचिस्तान के लोगों की, जो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के लिए लड़ते हैं और पाकिस्तानी तालिबान के हाथों मारे जाते हैं। जबकि बलूचिस्तान में ही एक बड़ी आबादी पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी तालिबान ने इसी वजह से इस अर्धसैनिक बल को पाकिस्तान की सेना से अलग थलग करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार बलूचिस्तान लेवीज फोर्स ने पाकिस्तान सरकार का साथ छोड़ दिया तो बलूचिस्तान में उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बलूचिस्तान लेवीज ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान खूनी खेल खेलेंगे, जिसमें बलूचिस्तान के लोग ही बलि चढ़ेंगे। इधर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया गया कि होली की रात अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद सतीश कौशिक को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाया गया। शुरुआती रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत की बात सामने आई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और फिल्म कलाकारों ने दुख जताया। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि अगर यूक्रेन में पुतिन को मन मुताबिक जीत नहीं मिली तो वो परमाणु हथियार चलाने में देर नहीं लगाएंगे, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि इस जंग में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध के 1 साल होने के बाद भी पुतिन को वो जीत नहीं मिली जिसका उन्होंने सपना देखा था। पूरा यूक्रेन जीतने की बात तो दूर, पुतिन के हाथ सिर्फ एक शहर मारियोपोल के अलावा कुछ भी नहीं लगा। हालांकि रूस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी यूक्रेन में मौजूद बखमुत शहर उसके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन की सेना पिछड़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश हैं, जो जंग के पहले ही दिन से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की खेप भेज रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन और यूक्रेन के बीच अमेरिका और नेटो चट्टान की तरह खड़े हैं।
और यही बात पुतिन को कांटे की तरह चुभ रही है, क्योंकि उनके लाख मना करने के बाद भी अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं। और अब अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर पुतिन को यूक्रेन में मन मुताबिक जीत नहीं मिली तो वो परमाणु बम फोड़ देंगे। जबकि इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हार की कगार पर पहुंचने के बाद पुतिन यूक्रेन पर एटम बम से प्रहार करेंगे। मतलब दोनों ही सूरतों में पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की उस खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जंग में यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वजह से पुतिन की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और पिछले 1 साल से जारी इस युद्ध में उनके लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से परमाणु हथियारों पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही है। जिसका सीधा मतलब ये कि अगर रूस यूक्रेन के युद्ध में पिछड़ा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। दावा ये भी है कि पुतिन हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए भी यूक्रेन या फिर पश्चिमी देशों पर परमाणु बम से वार कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में उसे सालों लग जाएंगे। ऐसे में पुतिन के लिए परमाणु हथियार ही एकमात्र उपाय है और इसी वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि जंग में पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। चतर सिंह नाम के एक आदमी ने 2019 में इसके लिए मंजूरी मांगी थी, जिसमें चतर सिंह ने आरोप लगाया था कि मायावती ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में खुद की तुलना भगवान राम से की थी, जिससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। लेकिन एलजी ने मुकदमा चलाने की मांग को ठुकरा दिया। एलजी के मुताबिक मायावती के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। उधर चीन के विदेश मंत्री के अमेरिका को जंग की धमकी देने के बाद खुद शी जिनपिंग सामने आया और उन्होंने भी इशारों में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द खुद को इतना ताकतवर बना ले कि बड़े से बड़े देश की सेना का मुकाबला कर सके। और चीन का सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका ही है, जिससे उसके रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि अब सीधा अटैक करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ज़बानी जंग और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बहुत आगे बढ़ चुकी है। ताइवान के मुद्दे पर 2 साल से वैसे ही चीन और अमेरिका में तलवारें खिंची हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका ताइवान को चीन से बचाने की कसम खाए बैठा है। उस पर पिछले महीने अमेरिका ने चीन पर एक गुब्बारे से उसकी जासूसी करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद तो चीन साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ अपना रवैया नहीं बदला तो फिर जंग के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। और अब शी जिनपिंग ने सेना को तगड़ी तैयारी करने का ऑर्डर देकर अपने इरादे जता दिए। इस बीच राम रहीम की मुश्किलें फिर बढ़ गई। पंजाब के जलंधर में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज करवाया गया और आरोप लगाया कि उन्होंने गुरु रविदास जी का गलत इतिहास बताया, जिससे भड़के गुरु रविदास टाइगर फोर्स नाम के संगठन ने राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की बाजी पलटने के लिए यूक्रेन के आर्मी चीफ खुद जंग के मैदान में पहुंच गए। एक रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया था कि उनकी सेना ने बखमुत में 24 घंटों में रूस के 1600 सैनिकों को ढेर कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये हुंकार भी भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने नहीं देंगे। रूसी सेना से बखमुत को बचाने के लिए जेलेंस्की ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने का भी ऐलान किया था। उन्हें इस बात की खबर लग गई थी कि बखमुत में पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के बीच दरार पड़ चुकी है, क्योंकि पुतिन ने शहर पर कब्जा जमाने के लिए वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे रखी है और यही बात रूसी सेना के गले नहीं उतर रही। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। और दावा तो यह भी है कि रूसी सेना के अधिकारियों ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई भी बंद कर दी है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूसी सेना के इस रवैये ने वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को गुस्से से भर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके लड़ाकों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन ने आशंका जताई कि अगर जल्द ही हथियार नहीं भेजे गए तो बखमुत में बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे जाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से जेलेंस्की रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में पड़ी दरार का फायदा उठाने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें बखमुत में हारी हुई बाजी पलटने का एक मौका दिखने लगा है। इसीलिए जेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया कि उनके सैनिक किसी भी सूरत में रूस के आगे नहीं झुकेंगे। और तो और यूक्रेन के आर्मी चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की भी बखमुत पहुंच गए, जहां उन्होंने रूसी सेना से जंग लड़ रहे सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मतलब साफ है कि बखमुत से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की एक बार फिर नई रणनीति और दुगने जोश के साथ जंग के मैदान में है, जबकि पुतिन ने भी यूक्रेन के इस औद्योगिक शहर को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया।
और यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए रूसी सेना न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी हमले कर रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने बखमुत पर 22 हवाई हमले किए। इसके अलावा शाहिद 136 ड्रोन से भी यूक्रेन की सेना पर धावा बोला गया। मतलब ये कि पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत की ये खूनी जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ जेलेंस्की के सैनिकों के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। हालांकि वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसके लड़ाकों ने बखमुत के पूर्वी इलाके पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में पूरे शहर पर उनका कब्जा हो जाएगा। इधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में फेरबदल किया गया। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ली और दोनों मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया, जिसमें आतिशी को मनीष सिसोदिया के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और पर्यटन विभाग भी होगा, जबकि सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य के साथ जल और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इधर खबर है कि अफगानिस्तान में एक गवर्नर की हत्या कर दी गई। दाऊद मुजम्मिल ना सिर्फ एक प्रांत के गवर्नर नहीं थे बल्कि तालिबान के सीनियर कमांडर भी थे। लेकिन एक आत्मघाती हमलावर ने उनके दफ्तर में घुसकर बम ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि गवर्नर दाऊद मुजम्मिल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके साथ उनके दफ्तर का एक कर्मचारी भी इस हमले में मारा गया। उनके दफ्तर का जो वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाला था। दफ्तर की खिड़कियों के शीशे ही नहीं बल्कि दरवाजे तक टूट गए। एक ही पल में उनका दफ्तर कबाड़ खाने में बदल गया। उनके सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागते हुए दिखे। अभी तक ये साफ नहीं है कि यह हमला किसने किया, लेकिन शक की सुई इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस पर अटकी है, क्योंकि आईएसकेपी ने पिछले कुछ महीनों में तालिबान पर कई हमले किए हैं, लेकिन ये हमला उनमें सबसे बड़ा है। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। खबर है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ मिलकर पिछले महीने एक अहम बैठक की थी, जिसमें शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों को सबसे बड़ा खतरा माना। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी पर कई देशों ने पाकिस्तान सरकार के पक्ष का समर्थन किया। खबर है कि ये बैठक 20 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देश शामिल हुए थे। इस बैठक में अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों और खासकर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर गहरी चिंता जताई गई। और इस बैठक में शामिल सभी देशों ने एक सुर में माना था कि अफगानिस्तान के आतंकी संगठन पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो आगे चलकर इन संगठनों के आतंकी दूसरे देशों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यानी अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बावजूद वहां आतंकी संगठनों का पूरी तरह सफाया नहीं हो सका था। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से 2021 में लौट गई थी, जिसके बाद वहां तालिबान सत्ता में आ गए और उन्होंने आते ही वही सब शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यही नहीं कहा जाता है कि तालिबान के सत्ता में होने की वजह से ही अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन पनप गए। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी गलती सुधारेगा और जल्द ही वो कई देशों के साथ मिलकर वहां की तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस काम में पाकिस्तान भी उनकी मदद कर सकता है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने पर सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान ही था, लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं और पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से पीछा छुड़ाना चाहता है। क्योंकि एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है तो दूसरी तरफ आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान में हमले जारी रखने की चेतावनी दी है और इन सब के निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना है। हालांकि पाकिस्तान लगातार तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो टीटीपी के आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन तालिबान तो टीटीपी की मौजूदगी को ही खारिज कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान के तख्ता पलट से अपना सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बांग्ला फिल्मों के एक्टर बॉनी सेनगुप्ता से लंबी पूछताछ की। इस मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने टीएमसी के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था और बताया गया कि कुंतल घोष के बैंक खातों से हुए लेन-देन की जांच में बॉनी सेनगुप्ता का कई बार नाम आया। इसी आधार पर ईडी ने बॉनी सेनगुप्ता को भी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। उधर पाकिस्तान के लाहौर में एक दिन पहले हुई हिंसा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई। पंजाब प्रांत की पुलिस ने इमरान खान समेत उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिन पर पुलिस ने यह आरोप लगाया कि बैन के बावजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। लाहौर की पुलिस के मुताबिक इस दौरान पीटीआई के कई कार्यकर्ताओं के हाथों में हथियार भी थे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब उन्होंने पुलिस के कई जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 13 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दिन पहले लाहौर की सड़कों पर यह बवाल तब शुरू हुआ जब वहां की पुलिस ने पीटीआई की रैली को रोकने की कोशिश की, क्योंकि लाहौर प्रशासन ने इस रैली से पहले ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लाहौर में अगले 7 दिन तक कोई भी रैली न निकालने का आदेश जारी किया गया।
लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के बड़े नेताओं समेत कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड लगाए। लेकिन जब इमरान खान के समर्थक नहीं माने तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के साथ उन पर पानी की बौछार भी की गई। एक दिन पहले हुए इस हंगामे का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीटीआई के एक कार्यकर्ता को पुलिस पीटती नजर आई। आरोप है कि पुलिस ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई। इस बीच पीटीआई ने यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पूरे शहर की सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए जा रहे हैं, ताकि इमरान खान के समर्थकों को रोका जा सके। क्योंकि हाल ही में जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब उनके समर्थकों ने पुलिस को बहुत परेशान किया था। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ संसद की सदस्यता रद्द करने के मामले की सुनवाई टल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज की तबीयत खराब होने की वजह से उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई, जिसमें इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी की जानकारी छिपाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में चिरियन वाइट नाम की इस लड़की को इमरान की बेटी बताया गया। इसी आधार पर उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की अपील की गई। इधर नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में चीन को बहुत बड़ा झटका लग गया। वहां नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए, जबकि चीन के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उम्मीदवार को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और पुष्पकमल दाहाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का समर्थन हासिल था। इसी समर्थन की वजह से उन्होंने विरोधी उम्मीदवार को करीब 18,000 वोटों से हरा दिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 5 परमाणु पनडुब्बियां खरीदेगा। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान है, जिसके जवाब में उसने अमेरिका के साथ बड़ी डील की है, क्योंकि समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया दहशत में है और इसीलिए वो अमेरिका से 5 SSN 774 पनडुब्बियां खरीदेगा जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। खबर है कि इनमें एक पनडुब्बी इसी साल ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगी, जबकि बाकी की पनडुब्बियां 2030 तक ऑस्ट्रेलिया की नौसेना में शामिल होंगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी से निपट सके। अमेरिका की SSN 774 पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 6 पनडुब्बियां हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को डर है कि समंदर में चीन अपने घातक जंगी जहाजों और युद्धपोतों से कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो अमेरिका की परमाणु सबमरीन पर दांव लगा रहा है, जो बहुत लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी घातक मिसाइलों से जोरदार हमला भी कर सकती हैं। दावा है कि इन पनडुब्बियों को पकड़ पाना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका की SSN 774 पनडुब्बियां कहां बनेंगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई। खबर यह भी है कि अमेरिका साल 2027 तक अपनी कुछ सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया में तैनात कर सकता है, ताकि वो चीन से निपटने में उसकी मदद कर सके। इधर जेडीयू छोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ा दी। आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई, जिसके बाद कुशवाहा की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। केंद्र के इस फैसले के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। यहां तक कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन नीतीश के खिलाफ उनके तेवरों में नरमी नहीं आई। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका और नेटो के साथ भिड़ना नहीं चाहता। हालांकि कई बार पुतिन पश्चिमी देशों को अपने परमाणु हथियारों का डर दिखा चुके हैं और ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो वो अपनी परमाणु मिसाइलों से उन पर धावा बोल देंगे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में ये दावा किया कि पुतिन सीधे सीधे अमेरिका और नेटो से जंग नहीं छेड़ना चाहते, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु हथियार चलाया तो फिर उन्हें अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों से एक साथ जंग लड़नी होगी, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दावा है कि पुतिन यूक्रेन की जंग छेड़कर ही बुरी तरह पछता रहे हैं। ऐसे में वो अमेरिका से भिड़ने की सोच भी नहीं सकते। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। इधर पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को पकड़ लिया। बताया गया कि जवानों की नजर पड़ते ही घुसपैठिया भागने लगा, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और छिपने की कोशिश कर रहे घुसपैठिए को दबोच लिया। रात के अंधेरे में ये घुसपैठिया पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी गश्त पर निकले बीएसएफ जवानों की नजर इस पर पड़ी। पकड़े जाने के बाद पूछताछ में इस घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर महंगाई का एक नया बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा यह है कि सरकार के नए फरमान के बाद बिजली के कनेक्शन आधे हो सकते हैं। मतलब यह कि बिजली महंगी होने की वजह से लोगों को बिजली का कनेक्शन कटवाना पड़ सकता है, वो भी तब जब भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ा दी थी।
लेकिन इस बार बिजली की हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए सरचार्ज लगा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार बेहिसाब टैक्स लगाकर लोगों की कमर तोड़ने में लगी है, लेकिन सबसे बड़ी आफत यह कि उसकी किसी भी कोशिश का कोई असर होता नहीं दिख रहा। आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के हर प्लान पर पानी फेर दिया, जिस पर अब पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंसती दिख रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री पिछले 3 हफ्ते से IMF के बेल आउट पैकेज पर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं और हर हफ्ते बेल आउट पैकेज को मंजूरी मिलने की नई तारीख दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जब अगले हफ्ते की तारीख वहां के पत्रकारों को दी तो उनसे तीखे सवाल होने लगे। असल में IMF को यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार बेल आउट पैकेज को लौटा भी पाएगी। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान को बेहिसाब टैक्स लगाने की नसीहत दे दी। टैक्स पर टैक्स लगाकर वहां की सरकार ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया, लेकिन IMF अभी तक संतुष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर IMF कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। उधर पाकिस्तान की कंगाली से परेशान होकर वहां के कई उद्योगपतियों ने अपना कारोबार समेटकर विदेश जाने की धमकी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है और अपनी बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए वो पूरी दुनिया में झोली फैलाकर भीख मांग रहा है। लेकिन उसकी परेशानी यह है कि उसके करीबी दोस्त यानी चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देश भी उसे कर्ज देने से अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी लोन देने से पहले पाकिस्तान को शर्तों की लंबी लिस्ट थमा दी। मतलब पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। आसमान छूती महंगाई से वहां के लोग त्रस्त हैं। एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और अब खबर है कि वहां के बड़े उद्योगपतियों ने पाकिस्तान सरकार को कारोबार समेटकर विदेश चले जाने की धमकी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इस कोशिश में जुटी है कि वो किसी भी तरह से कर्ज जुटाकर अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं और इसी वजह से वहां के बड़े कारोबारी पाकिस्तान छोड़कर विदेश जाने की तैयारी में हैं। खबर है कि कारोबारियों के देश छोड़ने की तैयारी का पता चलते ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और वित्त मंत्री इसहाक डार ने देश के 10 बड़े कारोबारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें यह भरोसा दिया कि पाकिस्तान का बुरा वक्त बीत चुका है और आने वाले कुछ दिनों में उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इस बैठक में आसिम मुनीर ने यह भी बताया कि IMF की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही उन्हें पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि लगातार गिर रहे विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1 से 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान के लगातार गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से वहां की तेल कंपनियां क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के लिए तरस रही हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दूसरे देशों को पेमेंट नहीं कर पा रहा, जिससे तेल कंपनियां कच्चा माल विदेशों से नहीं मंगवा पा रही। इसी वजह से पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने शहबाज शरीफ सरकार को आने वाले संकट को लेकर चेतावनी दी और आगाह किया है कि अगर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बूंद तेल भी नसीब नहीं होगा। इधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस ने कई फर्जी कॉल सेंटरों के पर्दाफाश करने का दावा किया, जिनमें एक कॉल सेंटर से 4 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए, जो कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक फ्लैट में चलाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ये पैसे हवाला के जरिए वहां पहुंच रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कोलकाता पुलिस एक्शन में आई और न्यू टाउन, सॉल्ट लेक और हावड़ा इलाके में एक साथ छापेमारी की गई। इस बीच ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक ब्रिटेन नॉर्वे में अपने मरीन कमांडो का एक बड़ा बेस बनाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन रूस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए नॉर्वे में अपनी सेना की तैनाती चाहता है, ताकि यूक्रेन जैसे दूसरे हमलों को रोका जा सके। इसके साथ ही ब्रिटेन इस कोशिश में भी जुटा है कि यूरोप के किसी भी देश पर वार होने पर उसका तेजी से जवाब दिया जा सके। इसीलिए उसने रूस की सीमा से लगे नॉर्वे में अपने मरीन कमांडो तैनात करने का ऐलान किया है। ब्रिटेन का यह बेस नॉर्वे के उत्तर में ऐसी जगह होगा जहां से फिनलैंड और स्वीडन दोनों तक पहुंचना आसान हो, क्योंकि जब से इन दोनों देशों ने नेटो में सदस्यता के लिए अर्जी डाली है, रूस इनसे खार खाए बैठा है। इसी वजह से ब्रिटेन ने नॉर्वे में अपने 1000 कमांडो तैनात करने का ऐलान किया। हालांकि ब्रिटेन का यह बेस वहां सिर्फ 10 साल तक ही रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने के आरोप में पुलिस ने जेल के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आरोप है कि वो जेल में घंटों तक अशरफ और उसके साथियों को मिलवाता था। जिसका पता चलते ही पुलिस ने जेल के गार्ड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिस गार्ड को पकड़ा गया उस पर आरोप है कि वो अशरफ और उसके साथियों को जेल में तय समय के अलावा भी कई घंटों तक मिलने देता था। मिलाई स्थान है, उसके बगल में एक गोदाम है, वहां पे जाके ये लोग मिलते थे, बात करते थे।
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर उमेश पाल की हत्या का आरोप है। उधर खबर है कि ईरान में छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई। ये गिरफ्तारी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान के ठीक एक दिन बाद हुई। उन्होंने बयान दिया था कि लड़कियों को जहर देने वालों का गुनाह माफी के काबिल नहीं है और उन्हें सजाए मौत देने की पैरवी की थी। इस बयान के अगले ही दिन ईरान की जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं। उन्होंने छात्राओं को जहर देने के मामले में पहली बार किसी की गिरफ्तारी की। हालांकि इससे भी अहम ये है कि जहर देने वालों को नहीं बल्कि जहर बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया। मतलब जो केमिकल लड़कियों को दिया जा रहा था वो केमिकल जहां भी बनाया जाता है वहां पर एक्शन शुरू हो गया। इससे भी बड़ी बात यह कि केमिकल का एक कारखाना तो एक ऐसी बच्ची के पिता का था जिसे जहर दिया गया था। ऐसा लगा कि सुप्रीम लीडर का बयान आते ही ईरान की सारी एजेंसियां एक्टिव हो गईं। हालांकि उनकी कोशिश गुनहगारों को पकड़ने से ज्यादा गुनहगारों को बचाने की दिखी। इसीलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका लड़कियों को जहर दिए जाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आने से पहले माना जा रहा था कि ईरान की सरकार ही छात्रों से दुश्मनी निकाल रही है और उन्हें डरा धमकाकर एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले ईरान में नवंबर से ही सामने आ रहे हैं। महीनों गुजरने के बाद भी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ तक कि जिन छात्राओं को जहर दिया जा चुका है उनकी गिनती 5000 के पार पहुँच चुकी है, लेकिन न तो कोई दोषी मिला और न ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिला और न ही कोई गवाह मिला। इसीलिए ये साजिश सरकार के इशारे पर होने का दावा किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने दोषियों को सजाए मौत देने की वकालत की, पूरा देश एक्टिव हो गया। माना जा रहा है कि ईरान को अपराधियों से ज्यादा बलि का बकरा ढूंढने की फिक्र है। उधर पाकिस्तान और पीओके में कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस की सीट बेचने के एक मामले में ईडी ने छापेमारी की। उन्होंने अलगाववादी नेता काजी यासिर के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान और पीओके में एमबीबीएस की सीट दिलाने के बदले कश्मीरी छात्रों से मोटी रकम ली। ईडी ने घाटी में 4 जगह कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में ईडी अब तक 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। इधर चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले तो पार्टी ऑफिस में जमा हुए, फिर विधानसभा को घेरने के लिए बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह तैयार थी। बीजेपी ऑफिस के कुछ ही मीटर दूर बैरिकेड लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। यहां पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को ही उलट पलट दिया। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता डटे रहे। तब पुलिस को बैरिकेड पार करने पड़े और लाठियों के सहारे लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया और किसी तरह प्रदर्शन को खत्म कराया। इस बीच यूरोपीय देश ग्रीस में करीब 10 दिन पहले हुए रेल हादसे पर जारी हंगामे और हिंसा का दौर थम नहीं रहा। एक बार फिर राजधानी एथेंस समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारी अपनी ही पुलिस पर पेट्रोल बम और शीशे की बोतलें फेंकते दिखे। रेल हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हजारों लोग चेहरे पर मास्क लगाकर सड़कों पर उतरे और पुलिस पर हमला करने लगे। एथेंस की सड़कों पर धमाके की ऐसी आवाज सुनी गई जैसे ये कोई युद्ध का मैदान हो। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के करीब खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस बस आंसू गैस के गोले फेंककर हालात काबू में करने की नाकाम कोशिश करती दिखी। दरअसल 28 फरवरी को हुए रेल हादसे में 57 लोगों की मौत हो गई थी और प्रदर्शनकारियों की नजर में हादसा रेलवे सिस्टम की खामियों का नतीजा था। उधर दक्षिण अमेरिका के देश चिली के सैंटियागो एयरपोर्ट पर लुटेरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया गया कि वहां करीब 250 करोड़ रुपए लूटने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले कि वो लूट की वारदात को अंजाम दे पाते, सुरक्षा कर्मियों ने उनमें एक लुटेरे को मार गिराया। बताया गया कि एयरपोर्ट में करीब 10 लुटेरे घुसे, जिन्होंने पहले तो एक सुरक्षा कर्मी की बंदूक छीनी और फिर विमानों के पास पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे की मौत हो गई। इधर पुलवामा के शहीदों के मुद्दे पर राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो शहीदों के बच्चों का हक नहीं छीनेंगे और परिवार के किसी और सदस्य को नौकरी नहीं देंगे। लेकिन गहलोत सरकार का यह फैसला पुलवामा के शहीदों की पत्नियों को ही कबूल नहीं। वो इसका विरोध कर रही है। जयपुर में उन्होंने प्रदर्शन किया। वो मुख्यमंत्री आवास के नजदीक धरने पर बैठ गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास तक जाने की भी कोशिश की। उनकी मांग है कि उनके बच्चे छोटे हैं, इसलिए परिवार के दूसरे सदस्यों को नौकरी दे दी जाए। छोटे बच्चे हैं, देवर के लिए नौकरी चाहिए। राजस्थान में कुछ महीने बाद चुनाव है और जैसे ही ये मुद्दा उठा, विपक्ष भी सक्रिय हो गया। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा तो प्रदर्शनकारियों के साथ ही धरने पर बैठ गए, लेकिन गहलोत सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। अशोक गहलोत ने इस बारे में रक्षा मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिख दी, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो पुलवामा शहीदों के बच्चों का हक नहीं मारेंगे और केवल उन्हें ही नौकरी देंगे। जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर शहीदों की पत्नियों के साथ खड़ा दिखा और इसीलिए चुनाव से पहले ये मुद्दा सियासी बन गया।
इस बीच दिल्ली के वसंत विहार इलाके में होली के दिन फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कार ने कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। बताया गया कि गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पहले वो बिजली के एक खंभे से टकराई और इसके बाद बेकाबू होकर पास खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी, जिसमें उसके भी परखचे उड़ गए। आरोपी ड्राइवर पर नशे में होने का इल्जाम है। बोतल भी दारू की निकली गाड़ियों में से। पुलिस ने FIR दर्ज कर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस बीच न्यूज़वीक मैगजीन ने दावा किया कि अमेरिका नेटो देशों को हाईमार्स से हमले की ट्रेनिंग देगा। ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस को अब तक जंग में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, और इसीलिए अब नेटो के देशों को इसकी ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू कर दी गई। न्यूज़वीक के मुताबिक जल्द अमेरिका की सेना इससे दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास करेगी, क्योंकि हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। यूक्रेन का दावा है कि इसके ही जरिए उसने रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब अमेरिकी सेना नेटो के देशों को इसे चलाना सिखाएगी। असल में जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से नेटो के कई देश यूक्रेन को हथियारों की मदद भेज रहे हैं। लेकिन खबर है कि उन्हें इसके लिए पुतिन के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन लगातार नेटो देशों को यूक्रेन की मदद करने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी देते आए हैं, और खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, ताकि अगर पुतिन नेटो देशों से भिड़ने की कोशिश करें तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन पुतिन के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पूरी तरह नेटो देशों को तैयार रखना चाहता है। अमेरिका ने जंग शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन को कई हाई मार्स दिए हैं, जिनके दम पर जेलेंस्की के जवान रूस का मुकाबला करने में कामयाब हुए हैं। न्यूज़वीक का दावा है कि इसीलिए अमेरिका नेटो देशों को इसके जरिए हमला करने की ट्रेनिंग देगा। उधर यूरोप के देश जॉर्जिया में संसद में लाए गए एक बिल पर शुरू हुआ बवाल हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया। वहां की राजधानी तिबिलिसी में हजारों लोगों ने संसद भवन को ही घेर लिया और ऐसा हंगामा करना शुरू किया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर सख्ती बरती। काफी देर तक उन पर पानी की बौछार की गई, लेकिन जब पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे तो वो भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर आगजनी करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते राजधानी तिबिलिसी में हालात इतने खराब हो गए कि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। असल में वहाँ की सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है, जिसके कानून बनते ही वहां अपनी फंडिंग का 20% से ज्यादा हिस्सा विदेश से पाने वाले संगठनों को फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि वहां लोग लगातार संसद भवन का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो कानून सरकार बनाना चाहती है वो रूस के एक सख्त कानून पर आधारित है, जिसके बनने के बाद वहां लोगों के बोलने की आजादी छिन जाएगी। पहले इस बिल को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जब सरकार पीछे नहीं हटी तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रदर्शनकारी संसद भवन को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के नामी डॉक्टर धर्मदेव राठी की होली पर हत्या कर दी गई। डॉक्टर धर्मदेव राठी को उन्हीं के घर में निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उनके ड्राइवर ने उनकी गला काट कर हत्या की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नामी हिंदू डॉक्टर धर्मदेव राठी की हत्या के बाद से वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग दहशत में आ गए। इस बीच अमेरिका के वर्जीनिया में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। वहां अचानक चट्टान से मलबा गिरने की वजह से मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके पटरी से उतरते ही उसके कुछ डिब्बे अलग हो गए और डीजल का रिसाव होने लगा, जो पास की एक नदी में फैल गया। मालगाड़ी के कुछ डिब्बों में तो आग भी लग गई, हालांकि आग को वक्त रहते बुझा लिया गया। इस हादसे में रेलवे के 3 कर्मचारी भी घायल हो गए। इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने कई पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 पुलिस वाले उस कार को रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो कार ड्राइवर रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ाने लगा। इस दौरान 3 पुलिस वाले तो कार के ठीक सामने आ गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद के लिए रूस ने लंबी रेंज से लेकर मिग-21 जैसे अलग अलग विमान इस्तेमाल किए, जिसके बाद जब सुबह हुई तो पूरे के पूरे कीव के आसमान पर काले धुएं का कब्जा दिखा। उगता सूरज भी उस धुएं में ढक गया। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में जमीन पर मिसाइल के टुकड़े पड़े नजर आए। वहां एक इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर दिखे। सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो जैसे जिंदा लाश बन गईं। और ये सब तब हुआ जब दुनिया भर के मीडिया में जेलेंस्की की बहादुरी का किस्सा छाया हुआ था।
सब यूक्रेन के जंग जीत जाने के कयास लगा रहे थे, क्योंकि रूस की सेना के यूक्रेन के पूर्व में मौजूद बखमुत शहर के अंदर घुसने के बाद जेलेंस्की ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तक कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने बखमुत में बाजी ही पलट दी है। पुतिन ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने जेलेंस्की को बखमुत में बिजी देख यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर धावा बोल दिया और कीव, खार्किव, नीप्रो, जापोरिजिया, ओदेसा, लवीव और जतोमर जैसे शहरों पर मिसाइलें लॉन्च कर दी। यानी यूक्रेन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिसे रूस ने छोड़ा हो। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस का डटकर मुकाबला करने का दावा किया और कहा कि उसकी एयरफोर्स ने रूस की 34 क्रूज मिसाइलें मार गिराई, लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई और रिहायशी इलाकों के साथ ही यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाया, जिससे यूक्रेन के शहरों की बत्ती गुल हो गई। यहां तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली भी चली गई। अब उसे जनरेटरों के सहारे किसी तरह इमरजेंसी मोड में ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर परमाणु प्लांट बंद हुआ तो वहां परमाणु हादसा हो सकता है। ऐसा हादसा जिसके बाद सिर्फ यूक्रेन ही मौत की नींद नहीं सोएगा, बल्कि पूरा का पूरा यूरोप इस जंग का शिकार बन जाएगा। उधर रूस की ओर से बयान आया कि यूक्रेन मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने जा रहा है, यानी युद्ध की आग धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने वाली है। मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों के कब्जे में है और रूस के बयान से लगता है कि यूक्रेन के बाद यूरोप के बाकी हिस्सों में जंग की शुरुआत इसी इलाके से होगी, क्योंकि यूक्रेन वहां हमले की तैयारी में है। रूस की ओर से 24 फरवरी यानी यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर ही यह संकेत दे दिया गया था और उसके ताजा बयान ने बता दिया कि यूक्रेन जंग की चपेट में यूरोप के दूसरे देश भी आने वाले हैं, क्योंकि रूस का बयान आया कि कीव ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक करने वाला है, जिसके बाद युद्ध की आग पूरे यूरोप में फैलने लगेगी, क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। और अगर यूक्रेन ने मोल्दोवा के इस इलाके में सेना भेजी तो उसका सामना रूस के सैनिकों से होना तय है, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस का समर्थन करने वाले लोगों की रक्षा करेगा, क्योंकि यूक्रेन लगातार वहां हमले की धमकी दे रहा है। वैसे मोल्दोवा 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है और जंग के बाद उसकी मदद कर रहा है, लेकिन मोल्दोवा के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस का समर्थन करने वाले संगठनों का कब्जा है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्दोवा का होकर भी नहीं होने देते और यूक्रेन की परेशानी का कारण बन जाते हैं। और इसीलिए रूस के विदेश मंत्रालय को लगता है कि कीव बहुत जल्द ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक करेगा। यूक्रेन जंग के कुछ दिन बाद से ही मोल्दोवा की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि कई खबरों में दावा किया गया कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा है। खुद मोल्दोवा की सरकार ने इशारों में यह बात मानी है और दुनिया को बताया कि मोल्दोवा डर के साए में जी रहा है। मोल्दोवा करीब 30 साल से नाटो के साथ मिलकर काम कर रहा है, हालांकि वो उसका औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो की ओर से उसे सुरक्षा का भरोसा दिया जा चुका है। और रूस के इस नए अलर्ट के बाद एक बार फिर नेटो चीफ का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोल्दोवा को रूस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन में ही ठीक से जंग नहीं लड़ पा रहा। यानी नेटो मोल्दोवा के साथ खड़ा हो गया। जबकि रूस ने दावा किया कि वो नहीं बल्कि यूक्रेन मोल्दोवा के एक हिस्से पर हमला करेगा, जिसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने समंदर में जंग के लिए परमाणु पनडुब्बियां भेजी हैं, जो काला सागर में आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्द यूरोप के कई देशों के नजदीक पहुंच जाएंगी, क्योंकि काला सागर की सीमा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया जैसे देशों से लगती है। काला सागर के किनारे बसे जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया नेटो का हिस्सा है, यानी रूस की पनडुब्बियां नेटो देशों के नजदीक पहुंच रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने रूस की पनडुब्बियों के अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंचने का भी दावा किया, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। यानी केवल मोल्दोवा नहीं बल्कि अमेरिका, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया जैसे देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन ये बता चुके हैं कि उनके कब्जे वाले या फिर उनके समर्थन से चलने वाले इलाकों पर वो किसी को दखल नहीं देने देंगे। और इस बार लग रहा है कि नंबर मोल्दोवा का है, क्योंकि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा। जानकार इसे अमेरिका के लिए भी खतरा मान रहे हैं, क्योंकि यूरोप में कुछ भी हुआ तो अमेरिका पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी तिहाड़ जेल के भीतर पूछताछ के बाद हुई, जिसमें उनसे ईडी ने 8 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सवाल जवाब किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सिसोदिया को जेल में ही रखने की साजिश का आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक कर दिया है। एक साथ यूक्रेन पर 81 मिसाइलें, 8 शाहिद ड्रोन दागे गए हैं। ये इतना बड़ा हमला है जैसा यूक्रेन ने 1 साल की जंग में नहीं देखा है। इसी वजह से इसे यूक्रेन पर रूस का फाइनल अटैक माना जा रहा है।
रूस ने यूक्रेन के किसी एक आध इलाके को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उसकी राजधानी कीव से लेकर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम हर दिशा में हमला किया है। हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन के बड़े हिस्से की बिजली भी चली गई है। यहां तक कि यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बत्ती गुल हो गई है। यानी पुतिन का सब्र अब जवाब दे गया है। वो यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर अपना 1 साल लगा चुके हैं और फिर भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा है। ऐसे में अब वो यूक्रेन पर अपना इससे ज्यादा वक्त, पैसा और ताकत शायद जायद नहीं करना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने रात के अंधेरे में चुपके से यूक्रेन पर एक के बाद एक 81 मिसाइलें छोड़कर उस पर फाइनल अटैक कर दिया। और जब पूरा यूक्रेन सो रहा था, तब पुतिन ने घात लगाकर उस पर आसमान से मौत बरसा दी। रातों रात राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 81 मिसाइलें दागी गईं। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि रूस ने उस पर ईरान से मिले 8 शाहिद ड्रोन भी फायर किए। ये इतना भयानक हमला था कि उससे मुकाबला करने के लिए जुटी यूक्रेन की एयरफोर्स तक ने कह दिया कि उसने पुतिन का ऐसा वार कभी नहीं देखा। क्योंकि पुतिन ने इस बार यूक्रेन पर रत्ती भर का रहम नहीं खाया। ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने एक साथ अलग अलग किस्म की मिसाइलें यूक्रेन पर चलाईं। पुतिन ने अपने जखीरे से चुन चुन कर सबसे घातक हथियार निकाले और यूक्रेन पर फायर कर दिए, जिनमें S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलों से लेकर कैलिब्र क्रूज मिसाइलें तक शामिल रहीं। इतना ही नहीं, पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्रों में एक मानी जाने वाली किंजल जैसी परमाणु बम फोड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तक ने यूक्रेन को छलनी कर दिया। यानी पुतिन ने उन मिसाइलों को अपना हथियार बनाया ताइवान ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया कि वो समंदर में बिछी उसकी इंटरनेट केबल काट रहा है और ऐसा करके वो ताइवान का कनेक्शन पूरी दुनिया से काट देना चाहता है। क्योंकि जब से अमेरिका ने खुलकर ताइवान की मदद का ऐलान किया है, चीन बुरी तरह भड़का हुआ है और ताइवान को डराने के लिए उसने हर पैंतरा आजमाया। उसने अपने जंगी जहाजों से मिसाइलें बरसाकर ताइवान में खौफ पैदा कर दिया। चीन के लड़ाकू विमान भी ताइवान को धमकाने में पीछे नहीं रहे। चीन ने कई बार अपने घातक फाइटर जेट ताइवान की सीमा में उड़ाकर उसे आंखें दिखाई, लेकिन फिर भी ताइवान डटा रहा। उसने साफ कह दिया कि वो चीन की किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने ताइवान को झुकाने के लिए नई चाल चली और उसने समंदर के अंदर बिछी ताइवान की 2 इंटरनेट केबल काट दी, जिसे चीन का सबसे शातिर प्लान माना जा रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ताइवान पर सीधा हमला बोला तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ जाएगा। इसी वजह से उसने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे ताइवान को धीरे धीरे मारा जा सके। और इसके लिए वो समंदर के अंदर बिछे ताइवान के केबलों के जाल को निशाना बना रहा है। क्योंकि कॉल करना हो, ईमेल भेजना हो, कोई वीडियो डाउनलोड या अपलोड करना हो, ये सब काम इन केबलों की बदौलत होते हैं। ऐसे में अगर समंदर के अंदर बिछे केबल पर वार किया जाए तो दुश्मन को खत्म करने के लिए बम की जरूरत ही ना हो। और चीन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने उसके मात्सू द्वीप को निशाना बनाया। ये द्वीप दोनों देशों के बीच पूर्वी चीन सागर में चीन के फुजान प्रांत के करीब पड़ता है, जबकि ताइवान के उत्तर पश्चिम में पड़ने वाला मात्सू द्वीप उससे 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और इसी वजह से इस द्वीप पर वार करना चीन के लिए आसान हो गया। हालांकि इसके लिए उसने किसी मिसाइल और बम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहां के लोगों को दुनिया के अलग थलग करने के लिए चीन ने इंटरनेट केबल ही काट दी, जिसके बाद मात्सू द्वीप पर रहने वाले 14,000 लोगों की जिंदगी परेशानियों से घिर गई। वहां से किसी को संदेश भेजना मुश्किल हो गया, कॉल ड्रॉप होने लगी, क्योंकि मात्सू द्वीप को दुनिया से जोड़ने वाली एक नहीं बल्कि दोनों केबल काट दी गई। ताइवान ने आरोप लगाया कि मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए द्वीप के करीब आए चीन के लोगों ने पहली केबल 2 फरवरी को काटी थी, जबकि इसके ठीक 6 दिन बाद यानी 8 फरवरी को दूसरी केबल को भी निशाना बनाया गया। ताइवान के मुताबिक चीन पिछले 5 साल में उसकी इंटरनेट केबलों को 27 बार काट चुका है, जिसकी वजह से ताइवान को मुसीबत झेलने के साथ एक बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि समंदर के अंदर जाकर केबलों की मरम्मत करने में उसे हजारों करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े। और इसीलिए ताइवान अब अपनी केबलों की सुरक्षा के लिए समंदर के अंदर ही एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाना चाहता है, क्योंकि उसे आशंका है कि मात्सू द्वीप की केबलों पर हुआ हमला तो बस शुरुआत है। इसके बाद चीन ताइवान को भी पूरी दुनिया से अलग थलग करने में जुट जाएगा। हालांकि उसके कोस्ट गार्ड के जवान पूरी मुस्तैदी से समंदर में गश्त करते हैं, लेकिन ताइवान का कहना है कि चीन बहुत शातिर तरीके से समंदर के अंदर इंटरनेट केबल पर हमले को अंजाम देता है। इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने कई पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें 4 पुलिस वाले उस कार को रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो कार ड्राइवर रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ाने लगा। इस दौरान 3 पुलिस वाले तो कार के ठीक सामने आ गए, लेकिन वो कार चालक उन पुलिस वालों को धकेलते हुए वहां से भाग निकला। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस अब उस कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत के परिवार ने बम से उड़ाने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। बताया गया कि राकेश टिकैत के परिवार को फोन कर किसी ने यह धमकी दी, जिसके बाद टिकैत परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा। सरकार इसको संज्ञान में लेना चाहिए और किन लोगों ने करे तो उसको पकड़े। आरोप है कि टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे को फोन कर दी गई। उधर यूक्रेन के रूस पर बार बार हो रहे ड्रोन हमलों के बाद रूस के अंदर ही उसके एयर डिफेंस सिस्टमों की ताकत पर सवाल उठने लगे। अभी फरवरी में ही रूस ने अपने यहां एक पावर प्लांट और एयरबेसों पर यूक्रेन से ड्रोन अटैक होने का दावा किया था, जिसके बाद रूस के सोशल मीडिया पर रक्षा विशेषज्ञों ने माना कि रूस के S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम में कोई मामूली नहीं बल्कि बड़ी दिक्कतें हैं। यूक्रेन ने जिस UJ-22 ड्रोन से रूस पर वार किया था वो काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है और S-400 कम ऊंचाई पर उड़ती चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ तक कि S-400 की गलत स्पॉट पर तैनाती को भी रक्षा विशेषज्ञों ने रूस की नाकाम स्ट्रैटेजी बताया। ये भी पाया गया कि रूस के पास ऐसे विमानों की कमी है जो उसकी तरफ आती मिसाइलों और ड्रोन को पहले ही डिटेक्ट कर सके। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि यूक्रेन बार बार रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए उस पर वार कर रहा है। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बता दिया। केसीआर ने हाल ही में अपनी पार्टी का नाम बदला है, जिसके बाद उन्होंने तेलंगाना के खम्मम में एक बड़ी रैली की थी जिसमें कांग्रेस के किसी नेता को नहीं बुलाया गया था, जिससे केसीआर ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग ही रहेंगे। और अब तो केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बोल दिया। उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं, दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। के कविता का ये बयान सुनकर कांग्रेस नेता भड़क गए। किसी के छल और कपट को आप सामने कर दो तो आदमी बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वैसे तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर की पार्टी BRS आमने सामने है और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस BRS को बीजेपी की बी टीम बताती है, तो वहीं दूसरी ओर BRS एक चौथा मोर्चा खड़ा करना चाहती है जो बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की जड़ें कमजोर करेगा, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है, लेकिन TMC, JDU और BRS जैसी पार्टियों ने उसका सपना तोड़ने की तैयारी कर ली है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हफ्ता वसूली की वजह से हंगामा हो गया, जब हफ्ता वसूली के आरोप में गिरफ्तार एक बदमाश की लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद लोग इधर उधर गलियों में भागने लगे। दरअसल इलाके के दुकानदारों ने जबरन हफ्ता वसूली का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिसकर्मियों के बीच खड़े आरोपी को दुकानदार ही पीटने लगे, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उधर मलेशिया के पूर्व PM मोहिउद्दीन यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहिउद्दीन यासीन ने साल 2020 से साल 2021 तक मलेशिया की कमान संभाली थी। इस दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन पद से हटने के बाद मुकदमे का सामना करने वाले देश के दूसरे नेता हैं। इस बीच इजरायल के मीडिया का दावा है कि ईरान ने 2 जहाजों की मदद से रूस को बड़ी मात्रा में गोला बारूद भिजवाए। खबर है कि ईरान ने गोला बारूद की सप्लाई जनवरी महीने में की थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूक्रेन जंग में एक बार फिर रूस की बड़ी मदद की। उसने अपने 2 जहाजों के जरिए रूस को बड़ी मात्रा में गोला बारूद की सप्लाई की, ताकि पुतिन की सेना को यूक्रेन में इनकी कमी न हो सके, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कई बार ये दावा कर चुका है कि पुतिन की फौज के पास लड़ने के लिए गोला बारूद तक नहीं बचा है। ईरान इससे पहले भी अपना घातक शाहिद 136 ड्रोन रूस को दे चुका है, जिसकी ताकत यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया जान चुकी है। हालांकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहा ईरान ये दलील देता है कि उसने जंग से पहले ही रूसी सेना को ये ड्रोन दिया था, लेकिन पश्चिमी देश ईरान की ये दलील खारिज कर चुके हैं और उनका साफ कहना है कि ईरान शुरू से ही जंग में पुतिन के साथ खड़ा है। उसने रूस को पहले अपने खतरनाक ड्रोन दिए, उसके बाद अपनी मिसाइलें देने की भी पेशकश की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान इसलिए रूसी सेना के साथ है क्योंकि पुतिन परमाणु बम बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि रूस ईरान को शुद्ध यूरेनियम की सप्लाई कर रहा है, ताकि वो न्यूक्लियर बम बनाने का सपना जल्द से जल्द पूरा कर सके।
इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, जिसने 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। पिछले तीनों टेस्ट की तरह भारत के स्पिनर इस बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को उलझा नहीं पाए और स्पिन गेंदबाजों के 57 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने केवल 2 विकेट खोए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनर उस्मान ख्वाजा दिन के हीरो साबित हुए, जो शानदार शतक बनाकर नॉट आउट रहे। उस्मान ख्वाजा ने दिन का खेल खत्म होने तक 15 चौकों की मदद से 104 रन बना लिए, जबकि कैमरन ग्रीन भी 8 चौकों की मदद से 49 रन बनाकर नॉट आउट है। ग्रीन और ख्वाजा के बीच 5वें विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी हो चुकी है, जबकि भारत के लिए सबसे शानदार गेंदबाज मोहम्मद शमी साबित हुए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उधर केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में एयर इंडिया के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम्स विभाग ने उससे करीब 1.5 किलो सोना बरामद किया, जिसे एयर इंडिया के उस कर्मचारी ने अपने हाथों पर लपेटकर शर्ट से ढका हुआ था। आरोपी उस सोने को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की फिराक में था, लेकिन संदेह होने पर कस्टम्स विभाग की टीम ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उससे करीब 1.5 किलो सोना बरामद किया गया। इस बीच अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि LAC पर भारत और चीन के बीच जंग की नौबत आ सकती है। यह रिपोर्ट अमेरिका की संसद में पेश की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि 2 बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ रहा टकराव दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है। मतलब ये कि अगर भारत और चीन के बीच में जंग हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह असर इतना बड़ा होगा कि अभी से अमेरिका की सरकार को वहां के खुफिया विभाग ने चेतावनी देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार से दोनों के बीच जंग टालने की कोशिश करने को भी कहा गया, क्योंकि LAC पर चीन शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। उसकी कोशिश कभी लद्दाख में गड़बड़ी करने की होती है तो कभी अरुणाचल में। भारत को उकसाने वाली चीन की इन कोशिशों का अंजाम सेनाओं का टकराव भी हो सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि भारत और चीन तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर नौबत जंग की आई तो पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। ऊपर से अमेरिका की सरकार को खतरा सिर्फ चीन और भारत की जंग का नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती ताकत को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया गया है। और यह आशंका भी जताई कि चीन चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। अमेरिकी संसद में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 1000 से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा चीन के पास कुछ ऐसे बॉमर एयरक्राफ्ट भी हैं जो मिसाइलें और एटम बम ले जाने में सक्षम है। हालांकि चीन की ताकत के ये आंकड़े अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तेजी से ये आंकड़े पिछले 3 साल में बढ़े हैं वो हैरान करने वाला है। माना तो ये जा रहा है कि चीन ने रूस के साथ दोस्ती केवल कारोबारी फायदे के लिए नहीं की, बल्कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश में है। इधर खुफिया एजेंसियों से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मिलिट्री ड्रिल करने में जुटा है, क्योंकि लद्दाख के गलवान और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की घटना के बाद भारत ने LAC पर अपने ताकतवर हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे चीन घबराया हुआ है। इसी वजह से वो LAC पर अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाने के लिए कॉम्बैट मोबिलाइजेशन ड्रिल कर रहा है, ताकि वो कम समय में अपने जवानों तक मदद पहुंचा सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये ड्रिल 20 फरवरी को शुरू हुई थी, जो 10 मार्च तक चलेगी। इसके तहत चीन अपनी सेना के जवानों तक हथियार और दूसरा साजो सामान पहुंचाने का अभ्यास कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन इस ड्रिल को 1 साल में सिर्फ 2 बार करता था, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत को देखकर वो पिछले साल 5 बार ये ड्रिल कर चुका है, और अब वो एक बार फिर इसके जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। उधर चीन से तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज को भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि क्वाड देशों के रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं। INS विक्रांत पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के PM ने भारतीय जवानों से मुलाकात की, और इस दौरान वो वहां मौजूद एक लड़ाकू विमान पर भी सवार हुए। एंटनी अल्बनीज ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ रहे सुरक्षा समझौतों को काफी अहम बताया। Last year we conducted more exercises, operations and dialogues than ever before. क्वाड में शामिल भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इधर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए चौथे टेस्ट मैच को देखने दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी स्टेडियम पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के PM एंटनी अल्बनीज का स्वागत किया, और इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के कप्तानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। PM मोदी ग्राउंड पर भी पहुंचे और टीम के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने PM के साथ एक सेल्फी भी ली, जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। इस बीच CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने स्कूलों की किताबों में भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान ने अब तक कई बार भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा।
लेकिन CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पाकिस्तान अब स्कूल की किताबों के जरिए अपना मकसद पूरा करने में जुटा है। वहाँ के स्कूलों में 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में भारत के खिलाफ कई बातें लिखी गई हैं। इन किताबों में सबसे बड़ा झूठ तो महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया। उनकी गलत छवि पेश करने के लिए इन किताबों में ये बताया गया कि जैसे ही महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान मिली, उन्होंने हिंदू समुदाय के नेताओं का पक्ष लेना शुरू कर दिया था और उन्होंने कई फैसले एक तरफा लिए थे। और ये भी जानकारी मिली है कि इन किताबों में यही आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगाए गए हैं। कहा गया कि कांग्रेस में हिंदू समुदाय के नेताओं की भरमार हो गई थी, जबकि मुस्लिम समुदाय के नेताओं की आवाज को दबाया गया था। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को उर्दू भाषा का विरोधी भी बताया गया। भारत के खिलाफ इन किताबों में कई झूठे तथ्य भी पेश किए गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने आई सभी समस्याओं के लिए भारत को ही इनमें जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा भी भारत और हिंदू समुदाय के खिलाफ इन किताबों में कई गलत बातें लिखी गई हैं ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों में नफरत फैलाई जा सके। इधर खबर है कि रूस से निपटने के लिए ब्रिटेन उसके ही दोस्त चीन की राह पर चल पड़ा है। उसने जासूसी करने वाले गुब्बारों का भरा पूरा जखीरा बनाने की तैयारी कर ली है। इस काम के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका की एक कंपनी से 10 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 975 करोड़ रुपए की डील की, ताकि ब्रिटेन अपने दुश्मन देशों पर नजर रख सके। और इस वक्त ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है, जो आए दिन उस पर परमाणु बम गिराने की धमकी देता रहता है। इसलिए ब्रिटेन ने भी रूस से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब जाकर नहीं बल्कि पिछले साल ही। बताया गया कि ब्रिटेन ने पिछले साल ही अमेरिकी कंपनी से डील कर ली थी। उस डील के तहत ब्रिटेन आसमान में 50,000 फीट से 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे बनाएगा। इतनी ऊंचाई पर गुब्बारों पर खराब मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल बेधड़क उड़ सकेंगे। ब्रिटेन का प्लान यह है कि वो ऐसे गुब्बारे रूस जैसे दुश्मनों के ऊपर उड़ाकर अपने खिलाफ हो रही हर साजिश का पता लगाएगा। अमेरिका ने भी चीन पर पिछले महीने उसकी जासूसी करने के लिए गुब्बारे को ही मोहरा बनाने का इल्जाम लगाया था और फिर उस पर मिसाइल चला दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होली के दिन दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। उनके बीच किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे यह साफ हो गया कि किम जोंग उन पर अमेरिका की चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगले हफ्ते से एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में। इस अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी है। हालांकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए ही दक्षिण कोरिया में पहली बार अपना AC-130 लड़ाकू विमान तैनात किया। इससे पहले ही किम ने मिसाइल दागकर अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे दी और अपना रुख साफ कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ 13 से 23 मार्च तक युद्ध अभ्यास करेगा। ऐसे में किम के इस एक्शन ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में कोरियाई द्वीप पर टेंशन बढ़ सकती है। इधर ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में मौजूद पारादीप तट से एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया। उस कबूतर के पैरों में कैमरा और चिप लगे नजर आए और वो कबूतर पारादीप तट के आसपास ही उड़ रहा था। इसी दौरान कुछ मछुआरों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कबूतर का इस्तेमाल जासूसी के लिए किए जाने की आशंका जताई। इसीलिए कबूतर के पैरों में लगे उपकरणों की जांच अब फोरेंसिक लैब से कराई जाएगी। इस बीच चैनल न्यूज एशिया नाम के वेबसाइट ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया ने पोलैंड को यूक्रेन में तोप सप्लाई करने को हरी झंडी देने की बात पहली बार कबूल कर ली, जबकि इससे पहले वो यूक्रेन को हथियारों की मदद करने की बात से इनकार करता आया। लेकिन चैनल न्यूज एशिया के मुताबिक अब दक्षिण कोरिया ने माना कि उसने पोलैंड को यूक्रेन में तोप सप्लाई करने की मंजूरी दी है। बताया गया कि इसी के बाद पोलैंड ने यूक्रेन को कई AHS क्रब तोपें भेजी थी। दावा है कि इन तोपों को तैयार करने में दक्षिण कोरिया ने भी मदद की थी। खबर है कि इन तोपों से यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार दक्षिण कोरिया पर यूक्रेन को हथियार देने का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन इससे पहले खुले तौर पर उसने कभी ये बात नहीं मानी कि किसी भी तरीके से उसकी तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मदद की गई। उधर नेटो का सदस्य देश स्लोवाकिया यूक्रेन को जल्द कई MiG-29 लड़ाकू विमान दे सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री ने जल्द इस पर फैसला लेने की बात कही और माना कि यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद करने का समय आ गया। रॉयटर्स के मुताबिक अब स्लोवाकिया यूक्रेन को अपने वो MiG-29 लड़ाकू विमान देने के बारे में सोच रहा है जो उसने पिछले साल अपनी सेना से हटाए थे। इससे पहले यूक्रेन ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की मांग की थी, पर उसने इन्हें देने से इनकार कर दिया था।
लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब वो यूक्रेन के पायलटों को इस फाइटर जेट को उड़ाने और इनसे हमले करने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका जल्द यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन को 2 देश लड़ाकू विमानों की मदद कर सकते हैं। इधर दिल्ली के गीता कॉलोनी में चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का हाथ में धारदार चाकू लेकर बेखौफ घूमता नजर आया। इसी दौरान उसने अचानक पास खड़े दूसरे लड़के पर वार कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि उसने पास के दुकानदारों से भी मारपीट की। जो मसले वाला है उसको भी मारा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान कर इस चाकूबाज को पकड़ लिया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में सेना के 2 रिटायर हो चुके अधिकारियों को लेकर मरियम नवाज और इमरान खान के बीच तलवारें खिंच गईं। मरियम नवाज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सजा दिलाना चाहती हैं, तो इमरान खान पूर्व आर्मी चीफ बाजवा को जेल भिजवाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान अपनी सरकार जाने के पीछे बाजवा का ही हाथ मानते हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने बाजवा पर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था और बाजवा के खिलाफ जांच की मांग की थी। इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया था कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा को सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन अब इमरान खान के करीबी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही मुश्किलों से घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो उन्हें सजा दिलाने में जुट गई हैं। क्योंकि फैज हमीद को इमरान खान का बेहद करीबी बताया जाता है। इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उनका दायां हाथ माने जाते थे। उस दौरान इमरान खान ने उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कमान भी सौंप दी थी और वो ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ फैज हमीद ही बने, लेकिन उनकी जगह बाजवा के करीबी आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का नया मुखिया बना दिया गया। यानी इमरान खान की एक नहीं चली और अब तो फैज हमीद की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि सेना के 2 पूर्व अफसरों को लेकर छिड़ी इस लड़ाई से वहां की आर्मी में गलत संदेश जा रहा है और पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े चेहरों की इस तरह सरेआम भद्द पिट्टी देख वहां की सेना में विद्रोह हो सकता है और ऐसा हुआ तो वहां फिर एक बार सैन्य शासन का खतरा मंडराने लगेगा। इधर मुंबई में शुरू हुए लैक्मे फैशन वीक के पहले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की धूम रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मदद से इस बार लैक्मे फैशन वीक में 3 युवा डिजाइनरों ने अपना हुनर दिखाया और उन तीनों डिजाइनरों ने जो कपड़े और बैग पेश किए वो सभी प्लास्टिक की बोतलों और बचे हुए कपड़ों से बनाए गए। रिलायंस रिसाइकलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और कमिटेड है, यानी कबाड़ को रिसाइकिल करके इन कपड़ों और बैग को बनाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पिछले 5 साल से लैक्मे फैशन वीक में पर्यावरण की थीम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उधर तुर्की के इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शन पर बैन के बावजूद हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। 2021 में तुर्की घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि से अलग हो गया था। उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि तभी से तुर्की में महिलाओं के खिलाफ जुर्म बढ़ गए हैं। उसी बात पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही उनका मार्च रोका, महिलाएं पुलिस से 2-2 हाथ करने उतर आईं। महिलाएं पुलिस के आगे झुकने को तैयार ही नहीं हुई, वो डटी रहीं और आखिरकार उन्होंने पुलिस से एक शील्ड ही छीन ली। महिलाओं के निहत्थे जुलूस को काबू में करने के लिए पुलिस की लंबी चौड़ी फौज मैदान में थी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर पेपर स्प्रे और आंसू गैस तक छोड़ दी। जहां गिनती की 5 महिलाएं ही प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी कर रही थीं। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चिराग जल नहीं रहा। 100 बात की एक बात कही नुसरत ने, सफर में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहां किसी के साथ चल नहीं रहा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की बात।